अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस 1 में सबक नंबर 10 फ़ल्ज़ियात इंशाअल्लाह ताला इसे आगे समझेंगे। इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले की क्लास में हमने धातु की तबई ख़ुसूसियात क्या होती है इसे समझा था, अधात की तबई ख़ुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल की थी। साथ ही धातु की कीमियाई ख़ुसूसियात में धातु का ऑक्सीजन के साथ तामुल, धातु का पानी के साथ तामुल और धातु का तेज़ाब के साथ तामुल, इससे पहले की क्लास में ये तमाम चीज़ें हमने सीखी थी। आज की इस क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम धातु का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल, धातु का दूसरी धातु के नमक के साथ तामुल और धातु का अधात के साथ तामुल ये मालूम करेंगे, ये सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ ही अधातु की कीमियाई ख़ुसूसियात को भी समझेंगे और आखिर में आयनी बंदिश क्या होती है और आयनी मुरक्कबात किसे कहते हैं, इनकी तारीफ़ और इनकी ख़ुसूसियात क्या है, ये तमाम चीज़ें भी इंशाअल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं धातु का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल से। तो बच्चों, नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल, अगर कोई धात ली जाए उसे नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल कराया जाए तो उसके नतीजे में उसी धात का नाइट्रेट तैयार होगा और साथ ही नाइट्रोजनी ऑक्साइड और पानी तैयार होगा। ये तो हमारी आम मसावात है, जैसा हम इससे पहले की वीडियो में भी समझा चुके हैं कि इस आम मसावात के ज़रिए से हम किसी भी मसावात को जिसमें धातु का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल कराया जाए उस मसावात को हम बआसानी याद भी रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आइए हम इसकी मिसाल लेते हैं। मैंने यहाँ धात के तौर पर लिया है कॉपर, बाद में नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का ज़ाब्ता HNO3 है। ये 4 हमने मसावात को मुतवाज़न करने के लिए लगाया है। जब ये कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करेगा तो धाती नाइट्रेट बनेगा यानी कॉपर नाइट्रेट बनेगा। साथ ही नाइट्रोजनी ऑक्साइड यानी N2O या NO या NO2, इन तीनों में से कोई नाइट्रोजनी ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि NO2 यहाँ पर बन रहा है, साथ ही पानी हमें हासिल होगा। देखिए बच्चों, जब अगर हमने HNO3 मुर्तकिज़ यानी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया, मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड लिया, तो उसके नतीजे में बनने वाला जो नाइट्रोजनी ऑक्साइड रहेगा वो NO2 रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा। लेकिन अगर हम इसी कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करवाए तो हमें यहाँ पर जो नाइट्रोजनी ऑक्साइड मिल रहा है वो NO मिल रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर हमने मुर्तकिज़ की बजाय कौन सा लिया है, नाइट्रिक एसिड हल्काया लिया है, डाइल्यूटेड लिया है, यानी हमने उसकी तेज़ाबियत को कम किया है। ठीक है, तो हल्काया नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड का तामुल अगर हम कॉपर के साथ कराएंगे तो हमें नाइट्रोजनी ऑक्साइड NO मिलेगा। उम्मीद है आपको नाइट्रिक एसिड और धात का तामुल समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं कि धात को अगर दूसरी धात के नमक के साथ तामुल कराया जाए। हमने एक धात ली है, उसका नाम दिया है A और हमने B धात का नमक लिया है। इसके नतीजे में फिर क्या होगा बच्चों, A धात का नमक हमें हासिल होगा। ये जो A धात थी उसका धाती नमक हासिल होगा और B धात यहाँ अलहदा हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ये हमारी आम मसावात है। धात A के तौर पर मैंने लिया है फेरस को और धाती नमक B यानी मैंने लिया है कॉपर सल्फेट को। ठीक है, क्या होगा बच्चों कि ये फेरस धाती नमक जो तैयार होगा तो ये फेरस इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाएगा और फेरस सल्फेट इस तरह से बनाएगा और धात B यानी कॉपर ये यहाँ पर अलहदा होंगी, अलग होंगी। अगर हम इस मसावात को ध्यान से देखें तो ये मसावात हमारी हटाव का अमल इसकी मिसाल हो सकती है। एक और मिसाल हम आपके सामने रखते हैं। हमने धात A के तौर पर लिया है Zn यानी जिंक। इसका तामुल हम फिर से कॉपर सल्फेट CuSO4 से करवा रहे हैं। इसके नतीजे में क्या होगा बच्चों, ये Zn इस Cu को हटाएगा और ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाएगा और Cu यहाँ से बाहर निकलेगा यानी कॉपर अलहदा होंगी। तो धातों का दूसरी धातों के नमक के साथ तामुल भी आपको
समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं धातों का अधातों के साथ तामुल। अगर हम धात का तामुल अधात के साथ में कराएंगे तो हमें नमक यानी आयनी मुरक्कबात मिलेंगे। ये आयनी मुरक्कब क्या होता है हम आगे समझने वाले हैं, इसलिए अभी हम यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि धात का तामुल अगर अधात से कराया जाएगा तो हमें नमक यानी आयनी मुरक्कब मिलेगा। इसकी एक मिसाल हम लेते हैं। धात मैंने लिया है सोडियम और अधात मैंने लिया है क्लोरीन। इन दोनों का जब तामुल होगा तो यह धाती नमक आयनी मुरक्कब बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड हमें हासिल होगा। एक और मिसाल हम लेते हैं। हमने धात के तौर पर लिया है मैग्नीशियम और अधात के तौर पर मैंने लिया है क्लोरीन को। इन दोनों के तामुल के नतीजे में, मिलने के नतीजे में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड ये आयनी मुरक्कब तैयार होगा। बच्चों, आपको बोर्ड में या पेपर में सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, क्या होगा अगर सोडियम धात को क्लोरीन के साथ में मिलाया जाए, या क्या होगा अगर मैग्नीशियम पर से क्लोरीन को गुजारा जाए। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, जिसके जवाब में आपने इस मसावात को लिखना है और मुख्तसरन इस मसावात की नीचे वजाहत करनी है। आइए अब हम देखते हैं अधातों की कीमियाई खुसूसियात। सबसे पहले हम देखेंगे अधातों में कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से तामुल करती है। बच्चों, याद रखेंगे कि अधातें ऑक्सीजन से अमल करके तेज़ाबी ऑक्साइड बनाती है और कुछ हालतों में मोतदिल ऑक्साइड भी बनाती है। मोतदिल यानी ना जिसकी खासियत तेज़ाबी हो ना ही वो असासी हो, ऐसे ऑक्साइड को मोतदिल ऑक्साइड कहते हैं। आइए हम मिसाल लेते हैं। हमने अधात के तौर पर लिया है कार्बन को, उसके साथ में हम ऑक्सीजन का तामुल करवा रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ये तेज़ाबी खासियत रखने वाला ऑक्साइड है। ठीक है, इसी कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोतदिल ऑक्साइड है। आप कहेंगे कि सर दोनों में हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ तामुल करवाया, एक में हमें तेज़ाबी ऑक्साइड मिल रहा है, दूसरे में मोतदिल ऑक्साइड मिल रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहली मसावात को अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन का और ऑक्सीजन का मुकम्मल एहतराक कराया जाता है, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में मुकम्मल तौर पर जलाया जाता है। उसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ये तेज़ाबी ऑक्साइड हासिल होता है। जबकि दूसरी मसावात में अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ नामुकम्मल एहतराक किया जाए, यानी मुकम्मल तौर पर उसे ना जलाया जाए, तो उस सूरत के अंदर हमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मोतदिल ऑक्साइड हासिल होता है। उम्मीद है आपको अधात और ऑक्सीजन का तामुल समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अधातों का पानी के साथ तामुल। आमतौर पर अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। हम जानते हैं बच्चों 17 नंबर ग्रुप के अंदर हैलोजन अनासिर मौजूद है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन वगैरह शामिल है। आइए हम एक मसावात के ज़रिए से इसको समझते हैं कि क्लोरीन को हमने क्या किया, पानी के साथ में तामुल करवाया, इसके नतीजे के अंदर HOCl ये हासिल होगा। हमारी दरसी किताब में इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपके मालूमात के वास्ते हम बता देते हैं कि यह हाइपोक्लोरस एसिड है। जब क्लोरीन को पानी के साथ मिलाया जाएगा तो हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl मिलेगा और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमें हासिल होगा। अगर हम क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन को पानी के साथ में मिलाएं तो उस सूरत के अंदर हमें HOBr मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमने क्लोरीन मिलाया था तो HOCl मिला, हम अगर ब्रोमीन मिलाएंगे तो HOBr मिलेगा और इसका नाम हाइपोब्रोमस एसिड रहेगा। साथ में हमें HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड हासिल होगा। इस तरह से अधातों में से सिर्फ हैलोजन पानी के साथ तामुल करती है, दीगर अधातें आमतौर पर पानी के साथ तामुल नहीं करती। आइए अब हम देखते हैं कि अधातों का हल्काए तुरशे के साथ, हल्काए यानी डाइल्यूटेड, तुरशा यानी तेज़ाब के साथ तामुल। तो आम तौर पर अधातें हल्काए तुरशे के साथ भी अमल नहीं करती सिवाय हैलोजन के। बिल्कुल जैसे वहाँ पर हमने इससे पहले के उसमें देखा था, यहाँ पर भी सिर्फ हैलोजन तामुल करेंगी। किसके साथ? हल्काए तुरशे के साथ। हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया, ये हल्काया है, डाइल्यूटेड है। उसके नतीजे में क्या होगा बच्चों कि ये क्लोरीन इसके अंदर से
ब्रोमीन को हटाएंगा और 2HCl मिलेगा और साथ में हमें ब्रोमीन यहाँ अलहदा होगा। ये भी अगर हम कहें तो यहाँ पर ये हटाव के अमल की मिसाल हो सकती है। अगर हमने इसी क्लोरीन को हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में मिलाया, ठीक है, ये हल्का या तुरशा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये तेज़ाब है, डाइल्यूटेड तेज़ाब लेकिन ये लेना है, तो इस सूरत के अंदर भी हमें हाइड्रोजन क्लोराइड हासिल होगा और ये क्लोरीन इस फ्लोरीन को हटा करके यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ से अलहदा होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम आगे देखेंगे अधातों का तामुल अगर हाइड्रोजन के साथ कराया जाए। अधाते हल्काए तुरशे के साथ कुछ हालतों में यानी दर्जे हरारत, दबाव, तमासी आमिल वगैरह की मौजूदगी में अमल करती है, कुछ हालतों में अमल करती है। यहाँ पर हमने गलती से तुरशे लिख दिया है, यहाँ हाइड्रोजन रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अधाते हाइड्रोजन के साथ हल्का या तुरशा नहीं आएगा, यहाँ लिखने के अंदर गलती हुई है, आप इसे सही करेंगे। अधाते हाइड्रोजन के साथ कुछ हालतों में तामुल करेंगी, जैसे दर्जे हरारत, दबाव, तमासी आमिल वगैरह। हमने यहाँ पर मिसाल ली है, सल्फ़र अगर हाइड्रोजन के साथ तामुल करेंगा तो उस सूरत में हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में तामुल करेंगा तो हमें अमोनिया हासिल होगा। इस तरह से अधाते हाइड्रोजन के साथ तामुल करके प्रोडक्ट्स यानी कि हासिल अशिया तैयार करती है। आइए अब हम देखते हैं आयनी बंदिश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के लेन देन के नतीजे में बनने वाली बंदिश को आयनी बंदिश कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्या है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि कोई भी जौहर वो कुदरती तौर पर मोतदिल होता है, यानी ना ही उसके ऊपर मस्बत की अलामत होती है ना ही मनफी की अलामत होती है। लेकिन अगर वो जौहर कोई अपना इलेक्ट्रॉन आखिरी मदार में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन दे खो दे तो वो कटायन बनाता है। इंग्लिश में हम इसे कटायन कहते हैं, उर्दू में भी इसे कटायन कहते हैं, या हम इसे मस्बत बरकी बारदार भी कहते हैं। हम कटायन के नाम से ही इसे कहेंगे। जब कोई जौहर अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, दे देता है, तो वो कटायन बनाता है। और कोई जौहर अगर उस दिए गए इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो हासिल करने वाला जौहर वो अनायन कहलाता है, उसके ऊपर नफ़ी की अलामत होती है। आइए हम मिसाल लेते हैं। सोडियम का जोहरी अदद है 11, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है 2, 8, 1। जैसा हमने बताया कि आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हम सोडियम में जो आखिरी मदार का गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है यानी 1, ये इलेक्ट्रॉन जब वो देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या हो जाएंगी, 2,8 हो जाएंगी, और ये अपने करीबी गैर आमिल अनासिर से मुशाबा हो जाएगा। इस सूरत के अंदर चूँकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो हमने सोडियम के ऊपर 1 मरतबा जमा की निशानी डाल दिया और हम इसे कहते हैं कि ये सोडियम कटायन है, क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, खोया है, दिया है। यही 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें क्लोरीन, इसका जोहरी अदद 17, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,7, ये अपने आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे रहा है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जब हासिल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कुछ 2,8,8 हो जाएंगी। चूँकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इसके ऊपर 1 मरतबा नफ़ी की अलामत आएंगी और हम इसे अनायन कहेंगे। इस तरह से कटायन और अनायन के मिलने के नतीजे के अंदर सोडियम क्लोराइड तैयार होगा। हमने इसे एनिमेशन के ज़रिए बताया है। सोडियम दे रहा है, जिसके नतीजे यहाँ प्लस और यहाँ पर ये देखिए माइनस बन रहा है। हम फिर से आपको बताते हैं, ये अपने आखिरी मदार में मौजूद 1 इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ पर ये मस्बत और 1 इलेक्ट्रॉन ले करके ये मनफी बन रहा है। तो ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बंदिश बनती है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, इस तरह से उन दोनों के दरमियान बनने वाली बंदिश को आयनी बंदिश कहते हैं। और जिन मुरक्कबात के अंदर, जैसा सोडियम क्लोराइड के अंदर आयनी बंदिश पाई जाती है, तो हम ऐसे मुरक्कबात को आयनी मुरक्कबात कहते हैं। आयनी मुरक्कबात की तारीफ़ हम किस तरह से बयान करेंगे कि कटायन और अनायन से मिलकर बनने वाले मुरक्कबात आयनी मुरक्कबात कहलाते हैं। जिसमें कटायन और अनायन हो, वो एक दूसरे से जब मिलेंगे तो आयनी मुरक्कब बनेगा।
आइए अब हम देखते हैं कि आयनी मुरक्कब की खुसूसियात क्या है। इंग्लिश में हम इसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। हमने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इसे समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ये ठोस और सख्त होते हैं, साथ ही इनके अंदर फुटकपन की सलाहियत पाई जाती है। जितने भी आयनिक मुरक्कबात होते हैं अक्सर व बेशतर उनमें उनका नुक्ता पिघलाव और नुक्ता जोश बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ये पानी में तो हल पजीर होते हैं, लेकिन दीगर मिट्टी के तेल, पेट्रोल वगैरह में गैर हल पजीर होते हैं। इसी तरीके से अगर ठोस हालत में आयनी मुरक्कब पाया जाए तो इसके अंदर से बिजली नहीं गुजरती, लेकिन यही आयनी मुरक्कबात अगर माए हालत में हो तो इसमें से बिजली गुजर सकती है। यानी ये माए हालत में मौसिले बर्क की तरह काम करते हैं और ठोस हालत में गैर मौसिले बर्क की तरह काम करते हैं। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले लेक्चर में हम फल्जियात की तारीफ़, इसी तरीके से धातुओं का वक़ू और फ़लज़कारी के बुनियादी उसूल इंशाअल्लाह ताला इसे समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।